नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोलॉफी में। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है लूसेंट, तो लूसेंट का हम लोग देख रहे हैं भूगोल, और भूगोल में हम लोग देख रहे हैं भारत की भूगोल। तो हम लोग भारत के भूगोल में दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो है ये तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक में आता है दोस्तों भारत की नदियाँ। ये भारत की नदियाँ हम लोग तीसरे टॉपिक में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है जैसे एक तरफ जो है इसे चार भागों में बांटा गया और बताया गया है कि पहली नदी बताया गया है, और नदी का जो नाम इधर दे दिया गया, उसका उद्गम स्थान दे दिया गया है। उद्गम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उद्गम जहाँ से उत्पत्ति होता है, जैसे सतलज है तो सतलज का जहाँ से उत्पत्ति हो रहा है उसके बारे में उद्गम यहाँ कहा जाता है, तो वो दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे संगम या फिर मुहाना। तो संगम या फिर मुहाना, संगम या मुहाना दोनों एक ही है। तो मुहाना किसे कहते हैं? तो दोस्तों मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पे समाप्त होती है, जैसे किसी नदी आया और इस पे ख़त्म हो गया। जैसे ये कोई नदी है और यहाँ से कोई नदी आया और ख़त्म हो गया, तो इसे कहते हैं मुहाना। और संगम किसे कहते हैं? तो संगम किसे कहते हैं दोस्तों? संगम दो नदियों का जहाँ मेल होता है उसे कहते हैं संगम। जैसे एक नदी यहाँ से आया और ये नदी तो ऐसे आ ही रहा है, तो यहाँ पे आके जहाँ दोनों पॉइंट मिलता है उसे हम संगम कहते हैं, और वहाँ से एक नदियाँ हो जाती है तो संगम कहते हैं। जहाँ पे नदी खत्म होता है उसे मुहाना कहते हैं, और मिलता है उसे संगम कहते हैं। तो दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे आया इधर लंबाई, तो लंबाई दिया गया है जो कि कितनी लंबाई है कौन सी नदी की, और इधर विशेष दिया गया है जो कि नदी के बारे में क्या विशेष बात बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें आया है सतलज नदी। तो सतलज नदी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों सतलज नदी एक सहायक नदी है। तो सहायक नदी किसका है? तो यह सिंधु का सहायक नदी है, और सिंधु का बहुत सारे सहायक नदी है। 4-5 सहायक नदी है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सतलज नदी के बारे में। तो यहाँ पे सतलज नदी, तो सतलज नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, यानी उद्गम स्थान है, तो ये चीन में जो है तिब्बत, तो चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील के इस झील के समीप एक राकसताल स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 4555 मीटर के ऊपर से, यानी कि ये जो राकसताल है तो 4555 की ऊपर से मीटर ऊपर है, वहाँ से जो है सतलज नदी निकलता है। और ये जो है वह चिनाब नदी में इसका जो है ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों चिनाब नदी भी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है, और चिनाब नदी में से ही सारी नदियाँ निकलती है। जैसे सिंधु नदी में आके चिनाब नदी मिल गया, और चिनाब नदी से निकलती है एक सतलज नदी, और सतलज नदी से एक निकलती है ब्यास नदी, और चिनाब नदी से इधर निकलती है झेलम नदी, और झेलम और चिनाब नदी से झेलम के बाद जो निकलती है वो निकलती है रावी नदी। तो ये आपका जो है 5 नदियाँ जो है, 6 नदियाँ जो है, 5-6 नदियाँ जो है वो सिंधु की सहायक नदी कहलाता है। और ये सतलज नदी जो है दोस्तों ये मानसरोवर झील से निकलती है, और सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। दोस्तों मैं भारत की नदियाँ पर मैप में एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में आप सर्च करके देख सकते हो, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैप पे बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है चिनाब नदी में जो है सतलज नदी का मुहाना, यानी कि सतलज नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, तो उसे भी संगम कहते हैं। अब सतलज नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये 1500
किलोमीटर है, किलोमीटर में रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो सतलज नदी की कुल लंबाई जो है वो 1500 मीटर है, सॉरी किलोमीटर है, पर भारत में जो है वो 1050 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई सतलज नदी की 1500 किलोमीटर और भारत में कितनी है, तो ये 1050 किलोमीटर है। अब यहाँ इसकी विशेष बात बताया गया है। तो शिवालिक पर्वत, यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला को ये काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। तो दोस्तों शिवालिक पर्वत यानी श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला 4 है। पर्वत श्रृंखला कितने हैं दोस्त, 4 है। कौन कौन है, मैंने पिछले ही टॉपिक में बताया था कि पर्वत श्रृंखला 4 है। एक है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, क्या है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र है पहला। दूसरा है हिमाद्री हिमालय या फिर बृहद हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है हिमालय श्रेणी या फिर उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। और चौथा पर्वत श्रृंखला जो है वह शिवालिक की पर्वत श्रृंखला है, जो कि दोस्तों नवीनतम है यानी नया है। तो यहाँ जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये जो है दोस्तों पंजाब में प्रवेश करती है, तो ये सतलज नदी कहलाता है। अब दोस्तों सतलज नदी, तो सतलज नदी से भी एक नदी निकलता है, ब्यास नदी। सतलज नदी से एक नदी निकलता है, ब्यास नदी, जो कि हम लोग नीचे देखने वाले हैं। इसमें दिया होगा तो देखेंगे, है दिया हुआ तो ब्यास नदी देखेंगे। तो दोस्तों मैंने बता देता हूँ, जैसे कि नीचे नहीं दिया गया है। जैसे सतलज नदी से जो निकलता है ब्यास नदी, और जिस स्थान पे जो ब्यास नदी कटता है सतलज नदी से मिलता है, वहीं से एक नहर निकलता है। कहाँ से निकल रहा है, तो पंजाब के हरीके क्षेत्र से जो है एक नहर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत की सबसे बड़ी नहर। तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये पंजाब के हरीके क्षेत्र से ही निकलती है। तो चलिए अब हम लोग सिंधु नदी पे बात करने वाले हैं। तो सिंधु नदी, तो सिंधु और सतलज की जो है उद्गम स्थान एक ही स्थान से होता है, तिब्बत से ही होता है। तो तिब्बत में सतलज की राकस ताल से होता है और इसको जो है सानोख्याब से होता है। और इसका जो है चेनाब नदी में सतलज की जो संगम होती है और सिंधु की अरब सागर में होती है। अब सिंधु की जो लंबाई बताया गया है वह 2880 किलोमीटर है कुल लंबाई। अब भारत में 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वह 5 है, सतलज नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, जो कि ये रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी और सतलज नदी, इन चारों नदी का मुहाना जो है वह चेनाब नदी में है। यानी चेनाब नदी से ही इन चारों का जो है मुहाना होता है, यानी समाप्ति होती है। ये चारों जो है आगे चलकर चेनाब में मिल जाती है और चेनाब सभी नदी को लेकर ये सिंधु में चला जाता है। उसके बाद आता है रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से उद्गम होता है और ये भी रावी नदी में चेनाब नदी में ही रावी नदी का मुहाना होता है। और रावी नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है और इसका कोई सहायक नदी है नहीं है, बल्कि इसके बारे में कोई भी विशेष बात भी नहीं है और ये खुद एक सहायक नदी है सतलज नदी की। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ब्यास नदी। तो ब्यास नदी जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड में, जो कि 4330 मीटर की ऊंचाई पर से इसकी उद्गम होती है ब्यास नदी की। और ये जो है हरीके मैंने बताया ना कि हरीके से एक नहर निकलती है हरीके क्षेत्र से, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है।
तो ये समीप सतलज नदी में जाके मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है वहीं से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो चलिए, मैंने पहले बता दिया तो डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। और ब्यास नदी की कुल लंबाई जो है वह 470 मीटर है। और इसमें विशेष बात जो बताया गया है, कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में ये पहुंचती है। अब नेक्स्ट जो है वह झेलम नदी है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी नाग। तो वेरी नाग दोस्तों, नाग नागिन की जितने भी झील जो आएगी वह सब जम्मू कश्मीर में ही आती है, कश्मीर में। तो यहाँ पे बेरी नाग, तो कश्मीर के समीप शेषनाग, देखिए शेषनाग भी आ गया। तो ये भी झेलम नदी का भी जो है मुहाना चेनाब नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो बेरी नाग जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील है, वहीं से झेलम नदी का जो है उद्गम होता है। और मुहाना चेनाब नदी होता है। और इसकी झेलम नदी की कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, परंतु भारत में ये सिर्फ 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ से इसके बारे में जो विशेष बात है, दिया गया है कि श्रीनगर के शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। तो श्रीनगर में जो है शिकार या बजरे चलाया जाता है। यहाँ पे अब हमको पढ़ना है गंगा। तो गंगा के बारे में क्या दिया गया है, तो गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, जो कि समुद्र तल से 3900 मीटर की अधिक ऊंचाई पर है, वहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है। और ये जो है बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 2525 किलोमीटर है। और ये भारत में ही है, भारत में ही है। ये 2 देश से होके गुजरता है गंगा, एक तो भारत से होता है और दूसरा बंगाल से। और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब यहाँ पे बंगाल में इसका नाम बदल जाता है, पद्मा नदी हो जाता है गंगा की, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है गंगा, तो गंगा है दोस्तों, इसे 2 नाम से मिलकर बना है, यानी 2 नदियों से मिलकर जो है गंगा बना है, भागीरथी और अलकनंदा। ये 2 नदी का जब संगम होता है यानी सम्मिलित होती है, तब गंगा नाम पड़ता है। तो ये जो है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जैसे 2 दिशाओं से आ रहे हैं, एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है। और यहाँ आके ये प्रयागराज में आके दोनों जब मिलता है तो इसे हम लोग कहते हैं गंगा नाम दे देते हैं। और ये जो है उत्तराखंड से चल के आ जाता है और ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाता है। और इसकी सहायक नदी, जितने भी सहायक नदी है, मैं बताया ना दोस्तों कि मैप पे मैं सारी नदियाँ कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके आप खोज सकते हैं। चलिए यहाँ पे यमुना देखेंगे, ये लुसेंट की बात है तो लुसेंट में ही हम लोग देखने वाले हैं। तो यमुना, तो यमुना की यमुनोत्री से होती है, यानी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनी है, वहीं से यमुना की उत्पत्ति होती है। और यह प्रयाग जो कि इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। और इसकी भी सहायक नदी है चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन और चंबल बेतवा केन, यानी चंबल का भी सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये 3 नदियाँ जो कि यमुना के दाहिने ओर से आती है, चंबल बेतवा केन। जैसे कि देखिए गंगा तो गया, गंगा उत्तराखंड से निकल के ऐसे करके आपको यहाँ पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश जाता है, ठीक है, यहाँ पे कट के जाता है। उसके बाद जो है यमुना, तो यमुना इस प्रकार से आता है और यहाँ जाके मिल जाता है प्रयागराज में। इसके 3 नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदी, चंबल बेतवा केन।
तो जब यहाँ से चलेंगे तो भाई इसका दाहिने तरफ जो है चंबल बेतवा केन पड़ता है, चंबल बेतवा केन दाहिने तरफ पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यमुना की सहायक नदी चंबल, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंबल बेतवा केन जो है वह यमुना की सहायक नदी है, वह किस ओर से आती है, यानी किस दिशा से आती है, दाहिने दिशा से या बाएं दिशा से। तो ये दाहिने दिशा से, ध्यान रखिएगा। अब हमारा आया चंबल नदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चंबल नदी, तो ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पांव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोट के समीप से इसका उद्गम होता है। और इटावा, तो इटावा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में इटावा से 80 किलोमीटर दूर, जैसे उत्तर प्रदेश में इटावा से 80 किलोमीटर दूर 38 किलोमीटर दूर आएंगे तो ये जो है वो यमुना में इसकी चंबल नदी की मिलान होती है, तभी बताया मैं ऊपर। और इसकी जो लंबाई है वो 995 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 995 किलोमीटर है। और ये देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण जो है वो चंबल में ही कराया जाता है। और इसकी भी सहायक नदियां हैं, चंबल की भी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंबल की सहायक नदी जो है काली सिंधी, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। अगर इन सभी की चर्चा नीचे है तो करेंगे, और नहीं है तो मैप पे जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रामगंगा। तो रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलता है। और ये जो है कन्नौज के निकट गंगा नदी में इसकी मुहाना हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि रामगंगा की मुहाना कौन से नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सतलज सिंध नदी। तो आपको यहाँ पे मारना है गंगा नदी। और इसकी कुल जो लंबाई है वह 696 किलोमीटर है। और उसे खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है, खोन। ध्यान रखिएगा, रामगंगा की खोन सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है हमारा शारदा। तो शारदा जिसे काली गंगा भी कहते हैं, और ये जो है वह नेपाल में। तो यहाँ पे कुमायूं हिमालय का मिलान हिमांत जो वहाँ से होती है, यानी कुमायूं हिमालय का मिलाम जो है, मिलाम हिमनद से इसकी उद्गम होती है शारदा की नदी की। और इसकी जो है बरम घाट के समीप घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। और घाघरा नदी, जैसे यहाँ पे शारदा नदी इधर से आया और ये घाघरा नदी, तो ये घाघरा नदी में मिल जाती है बरम घाट के समीप, और यहाँ से ये घाघरा नदी ही रहता है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 602 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ भी है, यानी शारदा की भी सहायक नदियाँ हैं, सरमा, लिसार, सरयू एवं पूर्वी रामगंगा चौकिया। ये सभी जो है शारदा की सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग देखेंगे घाघरा या करनाली या फिर कैरियाल। तो ये सभी नेपाल में ही पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे नेपाल में तकलाकोटा से, यानी नेपाल में तकलाकोटा से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पमसानतुंग हिमानी है, वहाँ से घाघरा नदी की उद्गम होती है। और ये जो है इसकी जो मुहाना है, यानी कि समाप्ति जो है वह गंगा नदी ही है। तो यहाँ पे गंगा नदी में आने से पहले जो है इसकी सहायक नदी कौन सी थी, इसमें कौन मिला था, तो शारदा नदी को लेके ही आती है। तो यहाँ पे सारण तथा बलिया जिले के समीप में जो है ये गंगा में मिलती है। सारण तथा बलिया के समीप घाघरा नदी जो है ये गंगा नदी में मिलता है। और सारण और बलिया किस जिले में है, सारण और बलिया जो है वह किस स्टेट में पड़ता है, कमेंट करके आपको बतानी है। और घाघरा नदी की जो लंबाई है वह 1080 किलोमीटर है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवालिक को पार करते समय
सीसा पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण जो है घाघरा नदी द्वारा हुआ। उसके बाद जो है चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। तो चौकिया मैंने बताया था कि शारदा का भी सहायक नदी है, और चौकिया तथा छोटी गंगा जो है ये घाघरा का भी सहायक नदी है। तो इससे पहले जैसे शारदा, घाघरा तो इधर से आ रहा है, और शारदा तो इसकी सहायक नदी जो है चौकिया, वो गंगा का भी सहायक घाघरा का भी सहायक नदी है। तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलता होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब जो नेक्स्ट है वो गंडक नदी है। तो गंडक का भी जो नेपाल में ही है, तो ये जो है शालिग्राम व मैदानी भाग की नारायणी, तो यहाँ पे जो है नेपाल में ही इसका जो है उद्गम होता है गंडक की। नेपाल में कोसी का भी जो है नेपाल में ही होता है। तो गंडक हम लोग देख रहे हैं, तो गंडक पटना के समीप में गंगा में मिलती है। गंडक जो है पटना के समीप गंगा में मिलती है, और इस जो भारत में जो है इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है गंडक की। और इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। तो गंडक में जो गोल गोल पत्थर मिलता है उसका क्या नाम दिया गया? शालिग्राम दिया गया। तो पूछा जाएगा कि गोल गोल पत्थर कौन से नदियों में मिलती है, तो शालिग्राम में। या फिर शालिग्राम पत्थर कौन सी नदियाँ में मिलती है, तो ये जो है आपको गंडक की नदियाँ में मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हमें बताया जा रहा है अगला कोसी नदी। तो कोसी नदी है गोसाइथान चोटी के उत्तर में इसकी उद्गम स्थान होती है, यानी गोसाइथान। ध्यान रखिए, कोसी का गोसाइथान के उत्तर में जो है उद्गम स्थान होती है। और इसकी जो मुहाना है ये भी गंगे में ही मिलती है, बस कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। तो कारागोला जो है वो दक्षिण पश्चिम में गंगा में मिल जाती है कोसी। और इसकी जो लंबाई है वह 730 किलोमीटर तक है कोसी की। और कोसी भारत को शोक भी कहा जाता है कोसी को। और ध्यान रखिएगा, बिहार का जो शोक कोसी को कहा जाता है। और कोसी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आता है वह कोसी नदी के कारण ही आता है, क्योंकि कोसी तो नेपाल से आता है, और कोसी की कोई दिशा निर्धारित नहीं रहता है। जैसे कभी कोसी इस प्रकार से आ जाता है और कभी इस प्रकार से आ जाता है, इसी कारण से जो है वह बाढ़ आते रहता है, इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पे जो कोसी की बताया गया है कि इसकी मुख्य धारा जो है अरुण नदी, जो कि तिब्बत में पंचुंगी कहते हैं, या ये सहायक नदियाँ जो है यारू शून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी और भोट कोसी, चंबा कोसी आदि, ये सभी जो है वो कोसी की सहायक नदियाँ हैं। तो ध्यान रखिए सभी में कोसी लगा हुआ है। उसके बाद चंबल बेतवा आता है। तो चंबल का बेत्रवती कहते हैं, दूसरा नाम बेत्रवती है। तो इसका जो है मध्य प्रदेश में चंबल की उत्पत्ति होती है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारगांव के समीप विंध्याचल पर्वत के समीप जो है इसका विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी की उद्गम होती है। और यह भी यमुना नदी में इसकी संगम होती है। यमुना नदी में संगम होती है, जो कि हमीरपुर के समीप जो है यमुना नदी में इसकी संगम होती है। और इसकी लंबाई जो है बेतवा की 480 किलोमीटर है। और ये जो है ऊपरी मार्ग के कई झरनों का निर्माण करता है। तो ऊपरी मार्ग में जो है बेतवा कई झरनों का निर्माण करता है। अब सोन नदी आया है। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, और ये पटना के समीप नदी में जो है इसकी गंगा नदी में मुहाना होती है।
पटना के समीप, ध्यान रखिएगा, पटना के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के समीप में इसकी मुहाना यानी ख़त्म होती है। और सोन नदी की लंबाई, कुल लंबाई जो 780 किलोमीटर है और ये नर्मदा के समीप उद्गम होता है। तो ध्यान रखें, नर्मदा के समीप ही इसकी उद्गम होती है। विशेष बात है ये। अब ब्रह्मपुत्र नदी आया है, तो ब्रह्मपुत्र पर मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ देख सकते हैं। नक्शा पर यानी मैप पे मैं सारी नदी आपको दर्शाया हूँ। और यहाँ पे लुसेंट की तो जो थोड़ा सा दिया गया है लुसेंट में, क्योंकि ये थ्योरी नहीं देता है, तो ये आपको मैं लुसेंट की तरह ही बता रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारा नाम है, जो कि इसमें 2 नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी असम, यहाँ पे देखिए, तिब्बत में शाम्पू कहते हैं और असम में दिहांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यहाँ पे जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में ही होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित चेमयुंगडोंग हिमानी, तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 नदी से होकर गुजरता है और बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। 3 नदी बोल दिया मैंने, 3 देश से होकर गुजरता है ब्रह्मपुत्र नदी और बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। तो 3 देश कौन सा है? तो ये एक देश है चीन, दूसरा है अपना भारत और तीसरा कौन हो सकता है? बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश, ठीक है, बंगाल की खाड़ी हमें बोला रहा था, तो बांग्लादेश है तीसरा देश। तो इसमें जाके ये 3 देश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, और असम से होते हुए ये बांग्लादेश में जाके, बांग्लादेश में इसका नाम जो है जमुना पड़ जाता है। जमुना, ध्यान रखिएगा, जमुना बांग्लादेश का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र की जमुना, और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है कुल लंबाई, और भारत में 916 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख नदियाँ, जो कि बहुत सारी नदियाँ हैं, तो प्रमुख नदियाँ यहाँ पे दिया गया है। तो दिबांग नदी, लोहित नदी, उसके बाद जो है कामेंग नदी, और उसके बाद है सुबनसिरी नदी, मानस नदी, पुथीमारी नदी, धनसिटी नदी, पलगडिया नदी और तीस्ता नदी बांग्लादेश में है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने ओर से कौन कौन सी नदी आती है और बाएं ओर से कौन कौन? तो दाहिने ओर से, तो दोस्तों दाहिने ओर से जो आती है वह, पहले मैं आपको बाएं ओर की बता देता हूँ। तो बाईं ओर की जो आती है वह दिबांग नदी आती है, लोहित नदी आती है, दिबांग, लोहित, धनसिटी और कामेंग, ये 4 नदियाँ जो है वह ब्रह्मपुत्र की बाएं ओर से आती है, यानी लेफ्ट से आती है। और ये सुबनगिरी, मानस, पुथीमारी और पगंडीज और तीस्ता जो है ये आपको राइट साइड से आती है, यानी ब्रह्मपुत्र की राइट साइड से। अब यहाँ नर्मदा नदी आया है, तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे सतपुड़ा भी कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। विंध्याचल पर्वत के स्थान से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित जो है अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके इसकी मुहाना होती है। और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा, धुआंधार जिसे कहते हैं, जलप्रपात का निर्माण करता है और ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुअरी बनाता है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब ताप्ती नदी आया है, तो ताप्ती नदी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ताप्ती नदी भी डेल्टा के बजाय ये भी एस्चुअरी बनाती है।
तो यहाँ पे देखिए बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में है, मुताई मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में इसकी मुहाना होती है। सूरत के निकट होती है खंभात की खाड़ी में। और यहाँ पे ताप्ती की लंबाई दिया गया है, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और ये भी डेल्टा के बजाय अच्योड़ी बनाती है। अब पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है, ताप्ती की पूर्णा सहायक नदी है। अब महानदी आया है, तो महानदी हम लोग देखने वाले हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से इसका जो है उत्पत्ति होती है। रायपुर जिले के सिहावा के समीप इसकी उत्पत्ति होती है यानी उद्गम होती है और ये बंगाल के खाड़ी में जाके मुहाना होता है, यानी बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। और महानदी की कुल लंबाई जो है वो 815 किलोमीटर है और ये ब्राह्मणी तथा बैतरणी सहायक नदी है, यानी कि महानदी की सहायक नदियाँ ब्राह्मणी हैं और बैतरणी है। अब चलिए नेक्स्ट में यहाँ क्षिप्रा नदी आया है। तो क्षिप्रा नदी ये जो है इंदौर जिले की काकरी बारडी नामक पहाड़ी से उद्गम होता है। क्षिप्रा इंदौर जिले की काकरी बारडी नामक पहाड़ी से उद्गम होता है और चंबल नदी में मुहाना होता है। चंबल नदी में मुहाना होता है और चंबल नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ है। और क्षिप्रा नदी की लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर तक है फैला हुआ, यानी लंबाई जो है क्षिप्रा की 560 है। और इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर नदी है मंदिर है। इसके किनारे उज्जैन के विख्यात, तो उज्जैन में जो विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ प्रति 22वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे? तो उज्जैन में एक विख्यात मंदिर है महाकालेश्वर। वहाँ पे प्रति 12 वर्ष पे एक वर्ष यानी 12 वर्ष पर जो है कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। तो ये क्षिप्रा नदी के विशेष बात है। और क्षिप्रा नदी कहाँ पे ख़त्म होती है? चंबल नदी। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदियाँ है। और क्षिप्रा नदी इंदौर जिले से इनकी उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट जो है वो माही नदी। तो माही नदी ये बताया जा रहा है माही नदी, तो ये धार जिला जो कि मध्य प्रदेश के अमरझोरा के मेहद झील से उत्पन्न होती है। तो उत्पत्ति और उत्पन्न एक ही बात है। तो माही जो है धारा जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, अमझोरा में मेहद झील से उत्पन्न होती है और ये माही खंभात की खाड़ी में मुहाना होती है यानी समाप्त होती है। और माही की लंबाई है 585 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर लंबाई है। और विशेष बात जो दिया गया है कि इस पर बजाज सागर बांध, तो बजाज सागर बांध माही नदी पर है जो कि बांसवाड़ा बनाया गया है। तो बांसवाड़ा यानी बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर। माही नदी की का ख़त्म जो होती है मुहाना कहाँ होती है? तो ये खंभात की खाड़ी में होती है। अब लूनी नदी आया है। तो लूनी नदी जो है अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़, कहाँ है दोस्तों? नाग पहाड़ अमरावती पर्वत यानी नाग पहाड़ जिसे हम लोग कहते हैं अरावली पर्वत, या पुष्कर के समीप दो धाराओं जो कि सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट
आपस में मिल जाती है, तो यहीं से लूनी नदी का उत्पत्ति होती है और लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, यानी कि कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है लूनी नदी। मुहाना कहाँ हुआ? तो ये कच्छ के रण में हुआ। और लूनी नदी की लंबाई कितनी हुआ? 320 किलोमीटर। और विशेष बात जो दिया गया है, बताया यह भारत की एकमात्र अंतवाहिनी नदी है जो वाई, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन हो गई दोस्तों? जोवाई, सुकरी और जोजारी, ये 3 नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वह सोम नदी है। तो सोम नदी उदयपुर ज़िले के बिछामेरा नामक स्थान पर इसकी जो है उत्पत्ति होती है, यानी उद्गम होती है सोम नदी की। और ये जो है बेनेश्वर के समीप माही नदी में इसकी समाप्ति होती है, यानी मुहान होती है। सोम नदी की मुहानी कहाँ है? तो माही नदी में, बेनेश्वर के समीप। और इसकी लंबाई नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है, जैसे यहाँ पे जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। 3 नदियाँ सहायक हैं, जोखम, गोमती तथा सारणी सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे साबरमती दिया गया है। तो साबरमती जो है उदयपुर ज़िले के अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से उद्गम होता है और ये कच्छ के खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है और इसकी कोई विशेषता नहीं बताया गया है। थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये हम लोग पूरी नदी को आज कवर करने वाले हैं और बाकी जो बच जाएगा उसे हम लोग अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब बनास नदी, ठीक है। तो बनास नदी दोस्तों, ये जो है बनास नदी का अर्थात वन की आस, जिसे बनास कहते हैं। ये जो है खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि राजसमंद ज़िले में है। राजसमंद ज़िले में है खमनोर की पहाड़ी, ठीक है। और ये चंबल, जो कि रामेश्वर के नज़दीक इसकी समाप्ति होती है, चंबल में। बनास नदी चंबल में ख़त्म होती है, कहाँ पे? तो रामेश्वर के नज़दीक। और इसकी लंबाई जो है वह 480 किलोमीटर है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरी करती है, जो संपूर्ण चक्र जो है राजस्थान में ही पूरी करती है। इसकी सहायक नदियाँ में यहाँ पे दिया गया है, सहायक नदियाँ में है बेचर, कोठारी, मानसी खाड़ी है और मोरेल। ये सभी जो है वो बनास की सहायक नदियाँ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है, नेक्स्ट बाणगंगा। तो दोस्तों बाणगंगा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बाणगंगा बैराट की पहाड़ी यानी जयपुर के समीप इसका उद्गम होता है और यमुना में इसकी जो है ख़त्म होती है, यानी मुहाना कहाँ हुआ? तो यमुना में, फतेहाबाद आगरा के समीप इसकी बाणगंगा की मुहाना होती है और इसकी जो लंबाई है वह 378 किलोमीटर तक फैली हुई है बाणगंगा की लंबाई। और इसके बारे में जो विशेष बात है वो बहुत ही अच्छी बात, जो इस पर जमरावगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो ये बाणगंगा की विशेष बात है। अब हमें नेक्स्ट बात यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी नेक्स्ट जो है वो कृष्ण नदी है। तो ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़, जो कि ऊंचाई भी दिया गया 1337 मीटर, ऊपर से कृष्ण नदी का उद्गम होता है और कृष्ण नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और कृष्ण नदी की लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है दिया गया है। तो इसकी प्रमुख सहायक भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, आरावती, कोयना, पंचगंगा,
दूध गंगा, घाट प्रवाह और माल प्रवाह आदि ये सभी सहायक नदियाँ कृष्ण की है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आया है गोदावरी। तो गोदावरी जो है वह नासिक ज़िले यानी महाराष्ट्र के गंबक गांव की एक पहाड़ी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी, और ये है बंगाल की खाड़ी में इसकी मुहाना होती है। और गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी की। इसे बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबड़ी, पूरन, बैनगंगा और प्रबद एवं धरवा। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब नीचे कुछ नदियां बच गया है जो कि अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आया है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी उद्गम होती है कावेरी नदी की, और बंगाल की खाड़ी में इसकी मुहाना होती है और लंबाई 800 किलोमीटर है कावेरी की। और इसके बारे में जो दिया गया है, इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो बाय हेमावती, सिंकपा और अर्कावती, ये बाएं की ओर से, और दाएं जो है कामिनी, भवानी, नोएल, अमरावती, ये सभी जो है दाएं से और बाएं से भी दिया गया है। तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और शिव समुद्र जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तो ये कावेरी नदी की विशेषता है। अब तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में पश्चिम घाट की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कांडूर के भंद्रा नदी से इसका उद्गम होता है और कृष्ण नदी में इसकी समाप्ति होती है। और तुंगभद्रा नदी की लंबाई 1331 किलोमीटर तक है। कितने? 1331 किलोमीटर तक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वह कुमुदवती, बर्मा, मगाड़ी तथा हिंद, ये सभी जो है वह तुंगभद्रा की सहायक नदियाँ है। अब पेन्नार नदी आया है। तो पेन्नार नदी नंदी दुर्ग श्रेणी की सेना केशवा पहाड़ी से उद्गम होता है और पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है पापहानी तथा चित्रावती। पापहानी तथा चित्रावती जो है वह पेन्नार की सहायक नदियाँ है। अब नीचे हमें 4-5 बच गया है जो हमें देख लेते हैं। दक्षिणी टोन्स। तो ये कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसाकुंड जलसाय से उद्गम होती है और सिरसा के समीप गंगा नदी में ये दक्षिण टोन्स खत्म होती है और इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। और इस पर बिहार प्रपात स्थित है। इस पर क्या है? बिहार प्रपात स्थित है दक्षिण टोन्स में। पेरियार। तो पेरियार जो है दोस्तों, पेरियार ये पेरियर झील से निकलती है और ये इसके बारे में कोई लंबाई न कोई मुहाना दिया गया है। यह नदी केरल में प्रवाह होती है। पेरियार उमियम दिया गया है। तो उमियम जो है, उमियम झील मेघालय से होती है और इसका भी कोई मुहाना नहीं और न लंबाई दिया गया है। यह एक छोटी नदी है। अब हुगली नदी। तो हुगली नदी यहाँ पे देखेंगे तो यह हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया, जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण में अलग होती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग करती है हुगली, और ये हुगली गंगा नदी को ही कहते हैं जो आगे चल के ये हुगली हो जाती है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है और ये इसकी लंबाई नहीं है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो कि जलांगी है, यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदी की सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे बैगाई आया है।
बैगाई झील। तो कंडन मणिकर्णिका जो कि पश्चिम घाट के इंदौर के समीप इसकी उद्गम स्थान होती है और ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है बैगाई। और ये इसकी लंबाई जो है 288 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो ये कुमयुम, बरसानाड, सिरियार, तेबियार, बराह और मंगलार, ये सभी सहायक नदियाँ बैगाई की है। दोस्तों नोट में जैसा दिया गया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं इन सभी नदी को, नदी की लंबाई भारत की भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 जो कि NCERT पृष्ठ 3 से ली गई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।